CAI से चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रही थी। उसने पहले ही अपने घर पर माँ को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो आज थोड़ा लेट हो जाएगी। कानपुर रिजर्व बैंक भवन के पीछे ही CA इंस्टीट्यूट था। रोज़ की तरह आज भी तान्या अपने इंस्टीट्यूट से बड़ा चौराहा मेट्रो स्टेशन तक पैदल ही आई थी। लेट हो जाने के कारण अब लास्ट मेट्रो ही बची थी वहाँ से कल्याणपुर तक जाने के लिए। रात 10:30 बजे वो कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन पर उतरी। काफ़ी देर हो गई थी आज तो उसे। उसकी स्कूटी वहीं स्टेशन के स्टैंड पर खड़ी रहती थी। वहाँ से उसने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और बताया कि वो कल्याणपुर पहुँच चुकी है और आधे घंटे में ही घर पहुँच जाएगी। उसने जल्दी से अपनी स्कूटी स्टार्ट की और वो कल्याणपुर से बिठूर जाने वाली रोड से अपने गांव बैकुंठपुर के लिए चल दी थी। उसका गांव बिठूर कस्बे से 2 किलोमीटर पहले ही पड़ता था। करीब 10 किलोमीटर का रास्ता था जो कि दिन में काफ़ी चलता था, लेकिन रात होने पर ट्रैफिक काफ़ी कम हो जाता था। आज उसे पहली बार इतनी देर हो गई थी। उसने पारस अस्पताल के सामने कोठारी चौराहा पार कर लिया था और अब वो 15 मिनट में अपने घर पहुंचने ही वाली थी। अचानक चलते चलते उसकी स्कूटी हिलते हुए डगमगाने सी लगी थी। उसने अपनी स्कूटी रोकी और उतरकर मोबाइल की रोशनी में देखा तो उसकी स्कूटी का पिछला पहिया पंक्चर हो चुका था। उसका तो जी रोने को कर रहा था। अब ये नई मुसीबत, अभी घर में बताऊंगी तो मेरी माँ और भी परेशान हो जाएगी। तभी पीछे से एक डायल 112 वाली पुलिस की मोटरसाइकिल उसके पास आकर रुकी। 2 पुलिस वालों को देखकर वो थोड़ा सहम गई थी। मोटरसाइकिल के पीछे बैठे कांस्टेबल ने तान्या से पूछा, क्या हुआ मैडम? अरे आपकी तो स्कूटी पंचर हो गई है। तान्या ने कहा, हाँ अचानक पंचर हो गई है, देखती हूँ कहीं बनवा लेती हूँ पंचर। पुलिस वाला बोला, वो पास में ही चौहान ढाबा है, वहाँ पर बन जाएगा पंचर। इतनी रात में आपको इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। तान्या बोली, जी थैंक्स, मैं बनवा लेती हूँ पंचर। आज लेट हो गया, नहीं तो मैं 8 बजे से पहले ही निकल जाती हूँ। वे पुलिस वाले वहाँ से चले गए थे। तान्या ने सोचा कि चलो ये अच्छा हुआ कि 100 कदम पर ही चौहान ढाबा है। वो पैदल अपनी स्कूटी को घसीटते हुए हाँफते हाँफते ढाबे के बगल में बनी दुकान पर जा पहुंची। एक 18-19 साल का लड़का किसी टायर का पंक्चर बना रहा था और थोड़ी दूरी पर 2 और लड़के बैठे हुए एक मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए थे। उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि शायद वो कोई दोनों अश्लील वीडियो देख रहे थे और बीच बीच में आपस में हंसी मजाक भी कर रहे थे। देखने से ही वो लफंगे टाइप के लड़के लग रहे थे। उन लड़कों की पल्सर बाइक पास में ही खड़ी थी। मैकेनिक लड़के की निगाहें जब तान्या पर पड़ी तो उसने गुटखा थूकते हुए पूछा, क्या हुआ मैडम, पंक्चर हो गई क्या आपकी स्कूटी? तान्या ने बेचारगी से कहा, हाँ भैया ज़रा जल्दी से बना दो। इस बीच उन दोनों लड़कों की नज़र तान्या पर पड़ चुकी थी और वे उसको घूरने लगे थे। मैकेनिक ने एक गंदे से स्टूल की ओर इशारा करते हुए तान्या से कहा, आप इस स्टूल पर बैठ जाइए, अभी बना देता हूँ। तान्या का मन उस गंदे से स्टूल पर बैठने का तो नहीं हुआ, लेकिन स्कूटी को 100 कदम पैदल खींच कर लाने में उसकी तो जान ही निकल गई थी। वो उस स्टूल को अपने हाथ से पोंछते हुए बैठ गई थी। वो दोनों लड़के फिर से वीडियो देखने में मस्त हो गए थे। लग रहा था कि वीडियो में बहुत ही उत्तेजक नग्न संभोग दृश्य चल रहा था। वे लड़के बिल्कुल सन्न होकर अपनी नज़रें मोबाइल की स्क्रीन पर लगाए हुए वीडियो के अंतिम चरण क्षण का आनंद ले रहे थे। जून का महीना था और रात में भी गर्म हवा चल रही थी। तान्या की पानी की बोतल खाली हो चुकी थी। उसका गला सूखा जा रहा था, लेकिन उसने अपने को काबू में रखा और सोचा कि अब घर पहुँच कर ही पानी पीऊँगी। मैकेनिक ने अभी उसकी स्कूटी का पंक्चर बनाना शुरू भी नहीं किया था। वो तो एक कार के पहिए का पंक्चर बना रहा था। तान्या ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भैया मुझे काफ़ी देर हो रही है, प्लीज़ मेरा पंक्चर पहले बना दो ना। मैकेनिक मुंह में गुटखा भरे हुए बोला, अरे मैडम ये जो कार खड़ी है ना, इसके मालिक अभी आते ही होंगे। वो ढाबे पर नाश्ता करने गए हैं, गुस्सा करेंगे अगर मैंने उनका काम छोड़कर आपका काम शुरू कर दिया। बस 5 मिनट की तो बात है, फिर मैं आपका ही काम करता हूँ। तान्या की नज़र उस कार पर गई तो वो कार और उसकी नंबर प्लेट कुछ जानी पहचानी सी लगी, लेकिन वो याद नहीं कर पा रही थी ये कार किसकी है। वो फिर कुछ सोचने लगी थी। एकाएक तान्या को नवंबर 2019 में हुए हैदराबाद रेप कांड की याद आ गई थी, जिसमें एक अकेली डॉक्टर लड़की की स्कूटी पंक्चर हो गई थी। 4 दरिंदों ने मदद के नाम पर उसे अगवा करके बलात्कार करने के बाद जिंदा जला डाला था। उफ भगवान, ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा किसी के साथ ना हो। तान्या ने वहाँ पर चारों ओर एक नज़र डाली तो उसे सब कुछ नॉर्मल ही लगा, क्योंकि मैकेनिक पंक्चर बना रहा था और वो दो लड़के बड़ी तल्लीनता से मोबाइल में कुछ देख रहे थे। पंक्चर बनाते हुए मैकेनिक अपने उन दोनों दोस्तों से बोला, अबे तुम दोनों को तो बड़ी जल्दी हो रही थी कि आज बारात जाना है, अब देर नहीं हो रही है, मोबाइल में घुसे पड़े हो तब से। दोनों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार अब मूड नहीं हो रहा है बारात रात जाने का, हमें तो अब तुम्हारे पास ही बहुत अच्छा लग रहा है कसम से। तान्या सामने सड़क से गुजरने वाले वाहनों की ओर देख रही थी और वे दोनों तो बस एकटक तान्या को ही निहारे जा रहे थे, जैसे आंखों आंखों में ही उसे निकल जाएंगे। वे दोनों अपने ख्यालों में तान्या को उस वीडियो वाली नग्न
संभोगरत लड़की के स्थान पर रखकर देख रहे थे। वे अपनी कल्पना में ही तान्या को पूरी शिद्दत से भोग रहे थे। दूसरा लड़का मिस्त्री लड़के से बोला, अबे डालो जल्दी से, कितनी देर लगा रहे हो? मिस्त्री बोला, क्या डालो जल्दी से, समझे नहीं हम। दूसरा लड़का हंसते हुए बोला, अबे तुम और क्या डालोगे, तुम्हारे बस का है भी कुछ? हवा डालो जल्दी से टायर में, तब से घिसिर घिसिर रगड़ रहे हो छेद को। अरे यार, पंक्चर के छेद को। फिर दोनों लड़के खिलखिलाकर ठहाका लगाने लगे थे। ठहाके की आवाज़ सुनकर तान्या का ध्यान उधर गया तो दोनों लड़के उसे ही ताक रहे थे। तान्या ने नज़र फेर ली थी। रोज़ आने जाने में तान्या ने ऐसी खा जाने वाली नज़रों को कितनी बार ही देखा था। अब तो वो इन सब की आदी हो चुकी थी। कानपुर जैसे शहर में जैसे लोगों के पास और कोई काम ही नहीं है, बस कोई लड़की देखी नहीं कि उसे घूरना शुरू कर देंगे, और जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो जाएगी तब तक देखते ही रहेंगे। प्यास के मारे तान्या का गला सूखा जा रहा था, उससे अब सहन नहीं हो पा रहा था। वो उठी और पानी की बोतल खरीदने के लिए ढाबे की तरफ जाने लगी। तभी मैकेनिक बोला, अरे कहाँ जा रही मैडम? तान्या ने कहा, पानी की बोतल लेने बहुत प्यास लगी है। एक लड़के ने दूसरे से फुसफुसाते हुए सीतकार करते हुए कहा, अरे हमारे पास आ जाओ मोरी रानी, तुम्हारी प्यास तो हम बुझा देंगे। फुल मज़ा ना आवे तो कसम से अपने हाथ से हमारे औजरवा को कस के पकड़ के गणासे से काट देना। दूसरा लड़का खिलखिलाकर हंसते हुए धीरे से बोला, हाँ इस बहाने ही सही, कम से कम तुम्हारे औजरवा को पकड़ेगी तो। मैकेनिक बोला, अरे आप बैठिए मैडम। फिर वो एक लड़के से बोला, बल्लू जाकर पानी की बोतल ठंडी एक ले आओ फटाफट। तान्या ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं भैया मैं खुद ले आऊँगी, वो सामने ही तो है। लेकिन तान्या के मना करने के बावजूद वो लड़का दौड़कर ढाबे की तरफ चला गया था। तब तक वो कार वाला आदमी भी वहाँ आ गया था। वो एक 50 साल का अधेड़ था। तान्या तो उसे देखते ही चौंक गई थी। तान्या अब थोड़ा सा घूम कर दूसरी तरफ देखने लगी थी। वो अधेड़ शायद तान्या को देख नहीं पाया था। अधेड़ ने पूछा, अरे भाई अभी तक तुम पंचर ही बना नहीं पाए? मुझे अभी घर जाना है यार, वहाँ से एक बारात भी अटेंड करनी है, क्या फेरे पड़ने के बाद वहाँ पहुँचूंगा? मैकेनिक बोला, जी सर बस ये लीजिए बन गया, बस अभी आपकी गाड़ी में फिट किए देता हूँ। मैकेनिक जैक उठाकर जल्दी जल्दी टायर फिट करने लगा था। अधेड़ बेसब्री से चहलकदमी कर रहा था। तान्या की पीठ उस अधेड़ की ओर थी। तभी वो लड़का पानी की बोतल ले आया और तान्या को पकड़ाने लगा। उसने जानबूझकर बोतल पकड़ाते समय तान्या की उंगलियों को छू लिया था। अब वो लड़का दूसरे लड़के के पास जाकर आंखों के इशारे से मुस्कुरा रहा था। लड़का फुसफुसाया, अरे अभी बोतल पकड़ाते हुए हम उसके हाथ को छुए, कसम से जोर का करंट लगा। कार का पहिया लग चुका था और अधेड़ ने पर्स निकालकर मैकेनिक को पैसे दिए और अपनी कार में जाकर बैठ गया। वो कार स्टार्ट ही कर रहा था कि उसका कोई ज़रूरी फ़ोन आ गया था और वो मोबाइल पर बात करने लगा था। अब मैकेनिक ने जल्दी से तान्या की स्कूटी का पंक्चर बनाना शुरू कर दिया था। दोनों लड़के तान्या को घूरने का सुख भोग रहे थे। तभी तान्या के मोबाइल पर उसकी मम्मी का फ़ोन आ गया था। तान्या ने फ़ोन उठाया तो उधर से माँ ने कहा, अरे बेटा कहाँ पर हो, इतनी रात हो गई है, मेरी तो जान ही निकली जा रही है। तान्या बोली, मम्मी स्कूटी पंचर हो गई थी, ढाबे की दुकान पर बनवा रही हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी। अपने पड़ोस वाले गुप्ता चाचा भी अपनी कार का पंक्चर बनवा रहे थे, मैंने तो उन्हें देखते ही अपना मुँह घुमा लिया था। माँ बोली, अरे कहाँ नाम ले लिया तुमने उस कमीने छंगा का? तुम्हारे पापा से कितनी गाली गलौज करता था। उसकी औरत इमरती तो शेर पर सवा शेर थी, बस लड़ने का बहाना ढूंढता रहता था वो कुत्ता, हमेशा अपनी भैंस को हमारी जगह पर बांध देता था। तान्या बोली, अरे अब ये सब छोड़ो मम्मी, पंचर बनने ही वाला है, मैं बस आ ही रही हूँ। फ़ोन कट गया था। वे दोनों लड़के अभी भी कुछ सोचते हुए तान्या को घूर रहे थे। उधर वो अधेड़ छंगा गुप्ता मोबाइल पर बात करने में मगन था और इधर वो दोनों लड़के आंखों के इशारे से कुछ प्लान बना रहे थे। अब तान्या की स्कूटी का पंक्चर बस बनने ही वाला था। मैकेनिक टायर में हवा भर रहा था। छंगा गुप्ता की बात अब समाप्त हो चुकी थी। वो अब वहाँ से अपनी कार लेकर निकल गया था। गुप्ता के जाते ही तान्या ने राहत की गहरी सांस ली। दरअसल हम जिनसे चिढ़ते हैं उनकी उपस्थिति हमें बड़ी ही नागवार गुजरती है, हमारा चैन से सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। तान्या के परिवार और पड़ोसी छंगा गुप्ता के परिवार में गहरी दुश्मनी चली आ रही थी। यूँ तो दुश्मनी की कोई खास वजह नहीं थी, बस गुप्ता थोड़ा ईर्ष्यालु स्वभाव का अहंकारी व्यापारी व्यक्ति था और तान्या के पापा सुखबीर सीधे साधे प्राइमरी स्कूल के मास्टर थे। गुप्ता की पत्नी इमरती ज़बान की बहुत ही गंदी थी। छंगा गुप्ता कभी अपनी भैंस को तान्या के घर के किसी हिस्से की तरफ बांध देता था तो कभी कूड़ा फेंक देता था। मतलब कि वो बेवजह ही कुछ ना कुछ खुराफात किया करता था और टोकने पर लड़ने और मारपीट करने पर आमादा हो जाता था। उसकी पत्नी इमरती भी ताल ठोक कर लड़ने के लिए खड़ी हो जाती थी। पहले तो दोनों घरों के बीच त्योहारों और शादी ब्याह में आना जाना जारी था, लेकिन एक दिन ऐसा वाक़या हुआ जिसके बाद सुखबीर ने तो उससे बात करना ही बंद कर दिया था। होली के एक दिन पहले की बात है। उस दिन तान्या के पापा स्कूल से पढ़ाकर घर लौटे तो देखते हैं कि छंगा गुप्ता उनके घर के सामने ज़मीन पर बेसुध पड़ा है और बीच बीच में उल्टी कर रहा है। तान्या के पापा सुखबीर तो पहले से ही इस छंगा गुप्ता से चिढ़ते थे। आज गुप्ता उनके घर के बाहर ही उल्टी कर रहा था। सुखबीर को गुस्सा तो आया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने को काबू में किया और कुछ नहीं बोले। लेकिन उन्होंने गुप्ता को गिरेबान से पकड़ा और घसीटते हुए गुप्ता के घर की ओर ले जाने लगे। गुप्ता लस्त पस्त हालत में चिल्ला रहा था। उसकी पत्नी इमरती बाहर आ गई थी। उसने जब अपने पति को इस हालत में घिसटते हुए देखा तो वह चीखने लगी। सुखबीर ने गुप्ता को उसके ही घर के बाहर डाल दिया
और बिना कुछ बोले वापस जाने लगे। गुप्ता की पत्नी इमरती सुखबीर को गरिया रही थी। तान्या की माँ भी बाहर आ गई थी। इमरती धारा प्रवाह गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। इस घटना के बाद से अब दोनों परिवारों के बीच बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती थी और वे एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। अचानक एक दिन तान्या के पिता की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई थी। गुप्ता ने एक आध बार तान्या की मम्मी से बात करने की कोशिश की, लेकिन तान्या की मम्मी ने तो कसम खा ली थी कि इस करम जले गुप्ता का तो मुंह देखना भी पाप है। अब मम्मी ने अपनी जिंदगी का एकमात्र ध्येय अपनी इकलौती बेटी तान्या की पढ़ाई की तरफ लगा दिया था। पति की फैमिली पेंशन से किसी तरह गुजारा चल रहा था। तान्या के मामा ने अपनी भांजी को एक स्कूटी दिलवा दी थी ताकि उसे आने जाने में दिक्कत ना हो। इसी कारण से तान्या अपने इंस्टीट्यूट से मेट्रो स्टेशन तक पैदल ही आती थी ताकि फिजूल के पैसे खर्च ना हो। और उसी गुप्ता के परिवार से अब उनकी बातचीत और आना जाना पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। गुप्ता के परिवार को सामने देखते ही तान्या की मम्मी और तान्या दूसरी तरफ देखते हुए वहाँ से हट जाते थे। मैकेनिक ने तान्या को सोचते हुए देखा तो बोला, मैडम आपका पंक्चर बन गया है। तान्या ने उसे पंक्चर और पानी की बोतल के पैसे दे दिए थे। तान्या ने स्कूटी स्टार्ट की और धीरे धीरे सड़क पर अपनी स्कूटी चलाने लगी थी। सड़क पर अंधेरा होने के कारण उसे अपनी नज़रों को स्कूटी की धीमी लाइट में चलाने में अभ्यस्त होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। उधर एक लड़के ने हंसते हुए मिस्त्री से कहा, अबे तुम कैसे कह रहे थे कि मैडम आपका पंक्चर बन गया है? मैडम का पंक्चर बनाए हो कि उनकी स्कूटी का टायर का? मिस्त्री कुछ नहीं बोला और अपना सामान व्यवस्थित करने लगा था। शायद उसे भी अब दुकान को बंद करना था। वे दोनों लड़के भी अपनी बाइक लेकर फर्राटे से चलाते हुए तान्या को क्रॉस करके आगे निकल गए थे। रात के 11:30 बज रहे थे। आगे बिल्कुल सुनसान सड़क थी। तान्या को अब डर भी लगने लगा था। वो सोचने लगी कि हे भगवान, आज सही सलामत घर पहुंच जाऊं तो अब आगे से कभी इतना लेट नहीं करूंगी, चाहे एक्स्ट्रा क्लासेस छोड़ना ही क्यों ना पड़े। उसे फिर से हैदराबाद की वो बलात्कार वाली घटना याद आ गई थी। वो सिहर उठी थी। अरे ये क्या? पीछे से एक बाइक पर वही दोनों लड़के चले आ रहे थे। शायद उन दोनों की नीयत खराब हो चुकी थी। क्या आज कुछ बहुत बुरा होने वाला था? बेखबर तान्या की स्कूटी पर उन दोनों ने हल्की टक्कर मारी तो तान्या लड़खड़ाकर सड़क के किनारे पर गिर गई। दोनों ने बिजली की फुर्ती से बाइक रोकी और एक तरफ लुढ़का दी। उठने की कोशिश कर रही तान्या को वो दोनों घसीट कर खेतों की ओर ले जाने लगे थे। तान्या चिल्लाई तो एक ने तान्या का मुंह अपने हाथों से दबा दिया था। वे लोग बड़ी ही बेरहमी से उसे टूटे हुए ईंटों और गिट्टियों के ऊपर से घसीटते हुए लिए जा रहे थे। छोटे छोटे जंगली पौधों को कुचलते हुए वे तान्या को एक खेत की मेड़ तक ले आए थे। तान्या की आंखों से बेबसी के आंसू बह रहे थे और उसकी चीखें उसके गले में ही घुट कर रह रही थी। उसका शरीर जगह जगह से छिल चुका था। उन दोनों ने तान्या को खेत में पटक दिया था। दोनों लड़कों के ऊपर जैसे राक्षस सवार था। एक लड़का तान्या की जीन्स को जबरदस्ती उतारने की कोशिश करने लगा। एक ने उसके मुंह को दबाए हुए दूसरे हाथ से उसकी शर्ट को कॉलर के नीचे से पकड़कर नीचे तक फाड़ ही डाला था। हल्की चांदनी में उसकी ब्रेजरी और झलक रहे स्तनों को देखकर वो उत्तेजित होकर पागल हुए जा रहे थे। तब तक दूसरे ने उसकी जीन्स को तेजी से खींचकर उतार डाला था। मजबूर तान्या अब केवल ब्रेजरी और पैंटी में असहाय पड़ी थी। इसी सब खींचातानी में तान्या के शरीर से जगह जगह से खून छलछला आया था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसकी चीखें उसके मुंह के अंदर ही घुट कर रह गई थी। एक लड़के ने दूसरे लड़के को तान्या को ऊपर की तरफ से कसकर पकड़े रहने का इशारा किया और अपनी पैंट की चेन खोलने लगा। वो अपने एक पैर को तान्या के दोनों पैरों के ऊपर रखे दबाए हुए था। दर्द से तान्या की जान निकल रही थी। तान्या पूरी ताकत से अपने को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बेबस मछली की तरह छटपटा रही थी। उसकी छटपटाहट को देखकर वे दोनों लड़के और भी मतवाले और कामातुर हो रहे थे। अब तान्या को लग रहा था कि आज उसकी इज्जत लुट जाएगी और शायद बलात्कार के बाद ये दोनों उसे मार ही डालेंगे, क्योंकि दोनों का चेहरा तो वो अच्छे से देख ही चुकी थी। अब वो अपनी मम्मी को कभी नहीं देख पाएगी। हे भगवान, किसी को तो मदद के लिए भेज दो। अचानक कार की तेज हेडलाइट वहां पर पड़ी तो दोनों लड़के चौंक उठे। वो कार सड़क से ऊबड़ खाबड़ जमीन से लहराते हुए वहां आकर रुक गई थी। कार से कोई उतर कर ललकारते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो आदमी चिल्ला रहा था, अरे सब लोग आगे बढ़ो और पकड़ो इन बदमाशों को। वे दोनों लड़के चौंक गए। उन्होंने समझा कि काफ़ी लोग इधर ही आ रहे हैं। अब वहाँ से भागने में ही उन दोनों ने अपनी भलाई समझी थी। वे खेतों के रास्ते से दौड़ते हुए अंधेरे में भाग गए थे। वो आदमी और कोई नहीं, छंगा गुप्ता ही था। वो अकेला ही था। नज़दीक पहुँचने पर उसने ज़मीन से उठने की कोशिश कर रही तान्या को देखा। अर्धनग्न हालत में तान्या को देखकर अधेड़ गुप्ता ने अपनी नज़रें नीची करते हुए सबसे पहले अपनी शर्ट उतार कर तान्या को दी। तान्या ने जल्दी से वो शर्ट अपने ऊपर डाल ली थी। तान्या ने अब पहचाना कि ये तो गुप्ता चाचा हैं। आज वो दुश्मन उसे अपना सा लगा था। तान्या उन्हें देखकर बिलख उठी और बोली, चाचा जी। गुप्ता ने तान्या को ज़मीन से उठने में सहारा दिया। तान्या बुरी तरह से रो रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो बच गई है। गुप्ता पुचकारते हुए बोला, बिटिया अब बिल्कुल रोने की बात नहीं है, हम आ गए ना, बिल्कुल घबराओ नहीं, चलो धीरे धीरे सड़क की तरफ। तान्या तो अब भी सिसके ही जा रही थी। गुप्ता उसे सहारा दिए हुए सड़क की ओर ले जा रहा था। स्कूटी के पास पहुंचने पर अधेड़ गुप्ता ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तन्नू बिटिया अब तुम ठीक हो?
क्या तुम अपनी स्कूटी चला पाओगी? तान्या ने सुबकते हुए कहा, हाँ चाचा, चला लेंगे हम। गुप्ता चाचा बोले, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। मैं अपनी कार को बैक कर लूँ ज़रा, फिर तुम अपनी स्कूटी से आगे आगे चलो, मैं ठीक तुम्हारे पीछे पीछे अपनी कार से चलता हूँ। अब मेरे होते हुए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिटिया, है ना बिटिया? गुप्ता ने पुचकारते हुए कहा। तान्या की माँ अपने घर में बेचैनी से टहल रही थी, क्योंकि अब तो तान्या का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। उन्हें आज किसी अनहोनी की आशंका सता रही थी। वे घर से बाहर आकर बरामदे में बैठ गई थी। सामने ही उनकी जगह पर गुप्ता जी की भैंस बंधी हुई थी। उनका तो मूड ही खराब हो गया था। ये ससुरा गुप्ता बड़ा ही बेढब आदमी है। इतना मना किया लेकिन मानता ही नहीं है। जब टोको तो हंसकर कहता है, अरे भाभी, आपकी जगह थोड़ी हम ले लेंगे। तभी भैंस ने ढेर सारा गोबर कर दिया था। तान्या की मम्मी को अब वो भैंस देखी नहीं जा रही थी। वो कोते हुए वहाँ से उठकर फिर से अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर खटखटाहट हुई तो दौड़कर पहुंची। दरवाज़ा खोलते ही तान्या रोते हुए अपनी माँ से लिपट गई थी। माँ तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है, और ये मनहूस गुप्ता तान्या के साथ यहाँ काहे को खड़ा है। गुप्ता ने कहा, भाभी तन्नू बिटिया को संभालो, अब मैं घर जाता हूँ। माँ अभी भी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है। तान्या ने माँ के गले से अपने को अलग करते हुए सिसकते हुए गुप्ता से कहा, चाचा जी थैंक यू। गुप्ता अपनी गीली हो गई पलकों को पोंछते हुए बोला, हट पगली कहीं की, कहीं चाचा को भी थैंक यू बोलते हैं बना। तान्या ने सुबकते हुए पूछा, चाचा जी आप तो वहाँ से चले गए थे, तो आप फिर अचानक मेरी मदद के लिए कैसे आ गए? गुप्ता बोला, बिटिया मैंने तुम्हें उस मैकेनिक की दुकान पर देख लिया था और तुम्हारी स्कूटी को भी पहचान लिया था। वैसे तो मैं वहाँ से सीधे घर के लिए चला जाता, लेकिन जब मैं गाड़ी में अपने मोबाइल पर बात कर रहा था तो गाड़ी की विंडो के शीशे से उन दोनों लड़कों के हाव भाव और आपस में इशारेबाजी से मैं समझ गया था कि इन दोनों के इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। मैंने उस दुकान से आगे बढ़ने के कुछ देर बाद अपनी कार को एक किनारे पर रोक लिया था। फिर मैं चुपचाप बैक मिरर में देख रहा था कि तुम कब आती हो। तान्या और माँ हैरत से पूरा वाकया सुन रही थी। गुप्ता ने आगे कहा, फिर थोड़ी देर बाद वही दोनों लड़के बाइक से मेरी कार को क्रॉस करके आगे निकले और थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे रुक गए थे। शायद वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद जब तुम वहाँ से निकली तो वो दोनों लड़के अपनी बाइक से तुम्हारे पीछे पीछे हो लिए थे। मैंने कुछ फासले से अपनी कार उनकी बाइक के पीछे लगा दी थी, लेकिन दूरी ज़्यादा ही रखी थी ताकि उन दोनों को कोई शक न हो। मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि मेरा अंदाज़ा गलत ही हो और वे दोनों लड़के कहीं और निकल जाएं। ऐसी हालत में मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूँगा ताकि गांव तक तुम सुरक्षित पहुँच जाओ और तुम्हें कुछ पता भी ना चले कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने पर मैंने देखा कि सड़क के किनारे पर तुम्हारी स्कूटी पड़ी है और एक बाइक भी लुढ़की पड़ी है। मैंने तुरंत अपनी कार को नीचे कच्चे रास्ते पर उतार दिया और कार के हेडलाइट में देखा कि कुछ दूरी पर वो दोनों लड़के तुम्हें परेशान कर रहे थे। मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैं तेज़ तेज़ चिल्लाते हुए तुम्हारी तरफ भागा। भगवान का शुक्र है कि वो दोनों समझे कि काफ़ी लोग आ गए हैं, तो वो वहाँ से भाग खड़े हुए थे। माँ की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। गुप्ता की भी आंखें छलक रही थीं। गुप्ता ने तान्या की माँ की ओर हाथ जोड़ते हुए कहा, भाभी उस दिन इमरती ने आप लोगों को जो भला बुरा कहा उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। उस दिन बाजार में मेरे दोस्तों ने हमें होली के त्यौहार के कारण बिना बताए हुए भांग वाली गुजिया खिला दी थी। जब हम बाजार से घर लौट कर आ रहे थे तब तक हम पर भांग का नशा पूरी तरह से हावी हो गया था और हम आपके दरवाजे पर ही गिर पड़े थे। भांग को हजम नहीं कर पाने के कारण हमें उल्टी होने लगी थी। हम उस समय बिल्कुल निढाल थे, इसलिए आपके घर के बाहर ज़मीन पर लेटे हुए उल्टी कर रहे थे। सुखबीर भैया हमें इस हालत में देखते ही हमें घसीटते हुए ले जाकर हमारे घर के बाहर हमें डाल दिए थे। गलती उनकी भी नहीं थी और मेरी भी नहीं थी। इमरती ने भी तुरंत गाली गलौज करना शुरू कर दिया था। बात बिगड़ती ही चली गई और दोनों परिवारों में दुश्मनी हो गई। बोलते बोलते छंगा गुप्ता का गला रूंध गया था। अब यहाँ और रुकने का हौसला नहीं रहा था उसके भीतर। उसने तान्या के सर पर स्नेह से हाथ फेरा और अपने घर की ओर चला गया था। तान्या की मम्मी आज निशब्द हो गई थी। एक ही पल में माँ बेटी की निगाहों में वो पड़ोसी कमीना गुप्ता एक दुश्मन नहीं बल्कि एक मुहाफिज की तरह नजर आ रहा था। दोस्तों, मेरी कहानी दुश्मन पड़ोसी अब समाप्त होती है। अपने शहर के नाम के साथ हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिए ये कहानी आपको कैसी लगी। भावनाओं, रहस्यों और रिश्तों में गुथी हुई और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते।